वैसे शिक्षक जो बिहार में सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, साथ में बीपीएससी टीआरई की 3 की तैयारी करते हैं, उनके लिए सामान्य अध्ययन के वैसे सवाल लेकर आए जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इन सवाल के साथ में हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी सिलेबस से एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। तो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक जीके जीएस के सवाल को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का जो सही आंसर होगा, संसद में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। देखिए महाभियोग ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, भारत के अंदर राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंदर? ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक संसद शब्द दिया गया। अगर हम बात करें संसद, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते, तो याद रखिएगा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो शामिल होते हैं, प्लस लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, प्लस राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इन तीनों को मिला के संसद का गठन किया जाता है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों के सहयोग से संसद का गठन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 61। और इसी अनुच्छेद 61 के अंदर में महाभियोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी याद रखिएगा, देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, जबकि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति है। साथ में आप याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनने के पहले किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है? तो वो है झारखंड राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इसको भी जरूर याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी। इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जो एक प्रकार का वर्णधता रोग भी है। विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी याद रख लीजिएगा, रिकेट्स जो होता है, इसमें मुख्य रूप से ये बच्चों को होता है रिकेट्स। इसमें हड्डी कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस सवाल का जो आंसर था, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? आंवला में। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? आंवला में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है? क्रेडिट से संबंधित नहीं है। देखिए ब्याज दर जो है क्रेडिट से संबंधित नहीं है, ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? पीएच स्केल का उदासीन यानी न्यूट्रल जो होता है वो 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर। देखिए ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 7 से अधिक होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय होगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से कम जो होगा वह अम्लीय होगा। 7 से कम जो होगा वो क्या होगा? अम्लीय। और 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा यानी 7 के बराबर होगा।
पीएच स्केल का खोज किसने किया है, इसको याद रखिएगा, सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया है। क्वेश्चन नंबर 30 में है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। उच्चतम गुणवत्ता वाला जो कठोर कोयला है वो निम्न में से कौन सा है। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो निम्न पूछा गया, तो निम्न जो है वो निम्न पूछा गया, तो निम्न नहीं, निम्न माना कि उच्चतम गुणवत्ता वाला, तब तो ठीक है। उच्चतम गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो एंथ्रासाइट ही। एंथ्रासाइट देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें लगभग 95% कार्बन की मात्रा होती है। वैसे अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कोयला अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कोयला के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। कोयला देखिए, कोयला जो है एक प्रकार का अवसादी चट्टान का उदाहरण है, जिसमें एंथ्रासाइड 90 से 98% इसमें कार्बन होता है, इसलिए इसको उच्च श्रेणी का कोयला कहा जाता है। कोयला दूसरा जो कोयला है वो बिटुमिनस कोयला है, जिसमें 78 से 85% कार्बन होता है। ये सामान्य श्रेणी का कोयला है। उसके बाद अगर लिग्नाइट कोयला की बात करें, जिसमें 70 से 80% का कार्बन रहता है, इसको भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूरा कोयला को, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। पीट कोयला जो निम्न श्रेणी का कोयला होता है, इसमें 50% से कम कार्बन होता है। इसको जलाने पे बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में धुआं निकलता है, इसलिए इसको पीट कोयला और इसको निम्न श्रेणी का कोयला भी कहा जाता है। कोयला के 4 प्रकार के किस्म हैं। जिस कोयला जो है वो एक अवसादी चट्टान है। एक सवाल और याद रखिएगा आप लोग, भारत में कोयले का पहला कारखाना भारत में कोयले का पहला जो कारखाना खोला गया था 1814 में रानीगंज। कहाँ पर, रानीगंज। और ये रानीगंज कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। भारत का पहला कोयला का कारखाना कहाँ पर, रानीगंज में 1814 में। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ऐसे अभी जो श्रेष्ठ प्रकार का कोयला, सबसे अधिक कोयला जो पाया जाता है वो झारखंड में। और झारखंड में जो धनबाद, जिसको कि कोयला नगरी के नाम से भी जानते हैं, धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हो क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर सवाल में है, निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं का सही काल क्रमानुसार लगाएं। पहला है नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती करने के लिए गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ये 1917 में हुआ था। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था, ये रोलेक्ट एक्ट भारत में 1919 में आया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो अब कालक्रम अनुसार अगर समझाएंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो एक आएगा, सबसे पहले एक आएगा। एक के बाद रोलेक्ट एक्ट 1919, पहले उसके बाद 3 आएगा, एक के बाद 3, 3 के बाद जो आएगा वो 2 आएगा, 2 के बाद जो आएगा वो 4 आएगा, यानी 1 3 2 4। देखिए 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। रोलेक्ट सत्याग्रह ये 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन गांधी ने 1920 में शुरू किया था। नील की खेती करने के विरोध में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। जो 1 3 2 4 ये सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, निर्मित उत्पाद पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 सवाल में है, सचिन तेंदुलकर ने कहाँ पर
और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था? सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के साथ खेलते हुए शेरे बांग्ला स्टेडियम में अपना 100वां शतक पूरा किया था। और ये किस वर्ष पूरा किया था? तो ये भी याद रखिएगा 2012 में। किस वर्ष? 2012 में। सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर जानना चाहें तो एक सवाल जरूर याद रखिएगा, खेल के क्षेत्र भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न खेल के क्षेत्र में किनको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को 2014 में। खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया है, वो है सचिन तेंदुलकर 2014 में। सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। सचिन तेंदुलकर को भारत में क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? शेर शाह द्वारा चांदी के सिक्के जो जारी किया गया था उसको रुपया कहाया जाता था। रुपया देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में है, मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा गुल मकई ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मलाला यूसुफजई के बारे में जानिए। मलाला यूसुफजई मलाला एक लड़की है और इनका संबंध पाकिस्तान से है। मलाला यूसुफजई ने तालिबानियों से लड़कर भी महिलाओं को यानी लड़कियों को स्कूल भेजने का कार्य करती थी, जिसके लिए कि तालिबानियों ने इसके ऊपर में गोली भी चलाई थी। इस तरह से तालिबानियों से लड़कर भी ये स्कूल गई और बच्चों को स्कूल भेजी थी। इसलिए मलाला यूसुफजई का जन्मदिन प्रत्येक 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मलाला यूसुफजई दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे कम उम्र केवल और केवल 17 वर्ष की उम्र में, कितना? 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल मिला है और वही शांति का नोबेल मिला है। कब, किस वर्ष? ये भी याद रखिएगा 2014 में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कब मनाया जाता है दिवस? 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम है गुल मकई, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा मेघालय ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार की बात कर लें। मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार, एक सेकंड रुकिए, हम आप लोगों के लिए स्लाइड तैयार किए थे मौलिक अधिकार के लिए। हाँ, मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। किस भाग में? भाग 3 में। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। मौलिक अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। मौलिक अधिकार का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। और वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6 मौलिक अधिकार है। 6 कौन कौन है? समता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 में है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। और याद रखिएगा मूल संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की संख्या कितना था? 7। निकाला इससे क्या गया? तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। इस तरह से वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार रह गए? ये 6 मौलिक अधिकार। निकाला किसको गया है? संपत्ति के अधिकार को। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था? 7 था। वर्तमान में कितने हैं? 6 है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 40 में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में है, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुआ था। इसमें पुरंदर की जो संधि हुई थी हुआ था मुगल और मराठाओं के बीच में, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारत में करेंसी नोट जो जारी किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए ये भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है। भारत का जो केंद्रीय बैंक जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इस समय इसका जो हेडक्वार्टर था, इस समय यानी 1935 में, इस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था। कहाँ पर था? कोलकाता में। लेकिन 1937 ईस्वी में कोलकाता से इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ बनाया गया? मुंबई में। तो वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और स्थापना जो हुआ था आरबीआई का स्थापना, ये भी याद रखिएगा, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस समिति के सिफारिश पे? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। पहले गवर्नर कौन थे? पहले जो गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ अंग्रेज गवर्नर थे। जबकि भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। किसके? आरबीआई के। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। याद रखिएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। किस समिति के सिफारिश पर स्थापना हुआ? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। स्थापना जो हुआ था वो हुआ था कोलकाता में, लेकिन अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है। और किस लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? शास्त्रीय भाषा के बारे में सवाल पूछा गया है। भारत के शास्त्रीय भाषा के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो भारत के देखिए शास्त्रीय भाषा कितने हैं? भारत के शास्त्रीय भाषा 6 है। तमिल सबसे पहला शास्त्रीय भाषा तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिशा जो है ओडिया ये 2014 में। इस तरह से ये सभी जो है भारत की शास्त्रीय भाषा है।
उसी तरह भारत की शास्त्रीय नृत्य जिसकी संख्या कितना है 8 और शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है 6। भारत की शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु के अंदर, कथकली जो केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टनम ये केरल का है, सत्रिया जो असम का है, कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान जयपुर इस क्षेत्र में होता है कथक। तो ये जो 8 है ये 8 क्या है शास्त्रीय डांस यानी शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो है इस तरफ में तमिल संस्कृत कन्नड़ तेलुगु मलयालम ये सभी शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में है निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिर अस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। इस सवाल का जो सही आंसर होगा इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 में इंडियाज एक्सपर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडियाज एक्सपर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग का जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय फिल्म की जो शुरुआत किया था वो दादा साहेब फाल्के ने किया था जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है अगला सवाल है मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में है। मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है जो तमिलनाडु के अंदर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है कावेरी नदी और तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन का क्या सुधार किया था। 1985 में भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन करके इसमें अनुसूची नंबर 10 जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची नंबर 10, और इसमें जोड़ा किया गया था दल बदल कानून। और ये दल बदल कानून जो है विधायक और सांसद पर लागू होते हैं। अब देख लेते हैं कर में वृद्धि, ये तो गलत है, कर में वृद्धि नहीं था। भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य, ये भी नहीं था। दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था, दल बदल अभी बताएं तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यही जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 10 जोड़ा गया और इसके अंदर क्या जोड़ा गया, दल बदल कानून। ये किस पर लागू होता था, विधायक और सांसद पर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 49 में है निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। फेडरेशन कप जो फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप ये भी है, संतोष ट्रॉफी ये भी है। ये जो रणजी ट्रॉफी है इनका संबंध है क्रिकेट से, इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है कनीसौल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कनीसौल, कनीसौल जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़े। अब इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए सुमन क्लासेस को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।